हाँ तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर की एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, तो जाकर देख लेना। पहली वीडियो इसकी फर्स्ट पार्ट इसका देख लेना। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि बिजनेस का जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो कुछ बातें हम पहले और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, हाँ तो समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बिजनेस एक्टिविटी। पहले तो बिजनेस का मतलब मैंने काफ़ी कुछ बता दिया था कि बिजनेस क्या होता है। तो बिज़नेस की बात अगर हम करें तो बिज़नेस को दो पार्ट्स में बांटा गया था। मतलब पिछली वीडियो में बताया था कि बिज़नेस को दो पार्ट्स में बांटा गया था, एक इंडस्ट्री था और दूसरा कॉमर्स था। तो मतलब बच्चों, बिज़नेस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। कॉमर्स के भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है ट्रेड, एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, तो ये पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, बिजनेस के अंदर ही कॉमर्स आता है और बिजनेस के अंदर ही तुम्हारा इंडस्ट्री भी आता है। अब हम आगे बात करते हैं कि इंडस्ट्री कितने तरह की होती है। ये भी पिछले वीडियो में मैंने पढ़ लिया था। इंडस्ट्री तीन तरह की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिटरी इंडस्ट्री। ठीक है, इन तीनों इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हमें पढ़ना है कॉमर्स के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कॉमर्स, कि कॉमर्स क्या है। बच्चों, कॉमर्स को अच्छे से समझने के लिए पहले कुछ बेसिक बातें अच्छे से समझते हैं। देखो, होता क्या है कि प्रोडक्शन जो होता है वो कहीं और होता है, प्रोडक्शन कहीं और होता है और उसका कंजम्पशन कहीं और होता है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन का मतलब समझते हैं क्या है? प्रोडक्शन का मतलब है कि जहाँ पर किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है, उसको इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन कहीं और होता है और जो भी प्रोडक्शन होता है उसका कंजम्पशन कहीं और किया जाता है। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें। जैसे आज हम आटे की रोटी बना के खाते हैं, चावल खाते हैं, तो इसका प्रोडक्शन हम अपने घर में थोड़ी करते हैं, इसका प्रोडक्शन कहीं और होता है और हम लाकर सीधा घर में खाते हैं। इसी तरीके से जैसे हम चिप्स खाते हैं, तो जो चिप्स हम खरीद के खाते हैं मार्केट से, वो चिप्स का प्रोडक्शन कहीं और हुआ होगा और हम खाते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से हम नमकीन खाते हैं, ठीक है, कुरकुरे खाते हैं, तो कुरकुरे खा रहे हैं, नमकीन खाते हैं, इसका प्रोडक्शन कहीं और हुआ होगा बच्चों। तो प्रोडक्शन कहीं और हुआ होगा और हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उसका उत्पादन कहीं और हुआ और हम उसका उपभोग करते हैं। उत्पादन को बोलते हैं प्रोडक्शन, उपभोग को बोलते हैं कंजम्पशन। तो बच्चों, इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में। तो एक बात हम समझते हैं कि एक होता है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन उसे कहते हैं जहाँ पर किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, और एक होता है प्लेस ऑफ कंजम्पशन, जहाँ पर गुड्स का कंजम्पशन किया जाता है। तो बच्चों, प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर। और कंजम्पशन कौन करता है? कंज्यूमर करता है। ठीक है, अब कुछ बातें समझते हैं कॉमर्स क्या है, क्योंकि आज हमें यही समझना था कि कॉमर्स क्या है। चलो मैं थोड़ा सा एक लाइन रीड करके पढ़ाता, बुक से रीड कर रहा हूँ, उसको ध्यान सुनना। बुक में लिखा हुआ है, एज इट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड अर्लियर दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें लिखा है कि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो स्टार्ट होती है प्रोडक्शन के साथ और एंड होती है कंजम्पशन के साथ। मतलब स्टार्ट, जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट होगा प्रोडक्शन के साथ स्टार्ट होगा और कंजम्पशन के साथ वो एंड हो जाएगा। आगे लिखा है, ए लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट वे हैज़ टू बी कवर्ड इन टेकिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। यानी कि एक बहुत ही लंबा सफ़र तय करना पड़ता है प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक का। बच्चों, बात समझ में आ रही है? जब गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन से लेके वो गुड्स जब कंजम्पशन तक पहुंचता है, मतलब जहाँ पे उसका उत्पादन किया गया वहाँ से जब वो उपभोक्ताओं तक पहुँचता है, तो एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे लिखा है इसमें, द वर्क ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडस्ट्री। यानी कि जो प्रोडक्शन का जो वर्क है ये किसके दायरे में आता है? इसे ये इंडस्ट्री के दायरे में आता है। वाइल द रिमेनिंग एक्टिविटीज़ बिलोंग्स टू कॉमर्स। और बाकी सारी एक्टिविटी किसके अंदर आती है? कॉमर्स के अंदर आती है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया। अब चलो थोड़ा और समझते हैं अच्छे से इसको। अब चलो इस चार्ट को समझते हैं। देखो बच्चों, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन वैसे फैक्ट्री होती है। ठीक है, किसी भी फैक्ट्री के अंदर मान लो किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो गया, तो प्रोडक्शन हुआ मतलब फैक्ट्री ने कोई गुड्स बनाया, उसको बोलते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट उसे कहते हैं जो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। तो किसी फैक्ट्री ने फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया, मतलब कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब ये सीधा कंज्यूमर के पास जाएगा, ग्राहकों के पास जाएगा और ग्राहक इसको खा के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है ये डायरेक्ट क्या कंज्यूमर तक पहुँच सकता है? नहीं। फैक्ट्री में बनकर तैयार हो गया,
लेकिन फैक्ट्री में बनकर तैयार होने के बाद कंज्यूमर तक ये डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। ठीक है, बीच में बच्चों एक बहुत ही लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। होता क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट को सबसे पहले होलसेल डीलर खरीदेगा। होलसेलर जानते हो बच्चों कौन होता है? होलसेलर वो होता है जो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में फैक्ट्री से माल को उठाते हैं। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पर भी, यानी जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ है उस फैक्ट्री से फिनिश्ड प्रोडक्ट को परचेज करेगा, खरीदेगा। कौन खरीदेगा? होलसेल डीलर खरीदेगा। फिर होलसेल से खरीदेगा रिटेलर। समझते बच्चों दोनों का मतलब? होलसेलर वो होता है जो थोक में माल खरीदता है और रिटेलर वो होता है जो थोड़ा सा माल खरीदता है और थोड़ा थोड़ा बेचता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो कोई चावल का होलसेलर है, तो चावल का इकट्ठे 500 बोरी खरीद के रख लेगा। ठीक है, इकट्ठे 500 बोरी चावल की खरीद के रख लेगा किसानों से, और उस 500 बोरी में से क्या करेगा, किसी दुकान में 2 बोरी, किसी दुकान में 1 बोरी, किसी दुकान में 3 बोरी, किसी दुकान में 2 बोरी, 1 बोरी, 2 बोरी, 1 बोरी, इस तरीके से हर दुकान में वो सप्लाई करता जाएगा। ठीक है, तो जो इकट्ठे 500 बोरी चावल खरीद रहे हैं वो बच्चों होलसेलर कहलाएगा, क्योंकि वो छोटी क्वांटिटी में नहीं बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीद रहा है। ठीक है, और फिर उससे होलसेलर से माल खरीदेगा रिटेलर। रिटेलर कौन होता है बच्चों? जो तुम्हारे आसपास जो दुकानदार होते हैं उसे रिटेलर कहते हैं। रिटेलर वो होते हैं तुम उससे जितना सामान मांगोगे उतना देगा। जैसे तुम जरूरी नहीं कि रिटेलर 1 बोरी चावल बेचे, नहीं। रिटेलर क्या करेगा, तुम 1 किलो चावल खरीदो, 2 किलो चावल खरीदो, 3 किलो चावल खरीदो, 5 किलो चावल खरीदो, 10 किलो चावल खरीदो, जितना मांगोगे तुम्हें ज़रूरत के हिसाब से दे देगा। ठीक है, रिटेलर के पास 1 रुपये का शैम्पू लेने जाओ, दे देगा। ठीक है, उसे चाय पत्ती खरीदने के लिए जाओ, 1 पैकेट दे देगा। मतलब उससे जो भी सामान थोड़ी क्वांटिटी में भी खरीदोगे वो दे देगा। तो रिटेलर बच्चों जो आसपास हमारे होते हैं, घरों के आसपास होते हैं, ये छोटी छोटी क्वांटिटी में सामान बेचते हैं। इतना समझ में आ गया? तो रिटेलर कौन होते हैं बच्चों? रिटेलर वो होते हैं जो छोटी छोटी क्वांटिटी में माल बेचते हैं या सामान बेचते हैं। तुम्हारे आसपास बहुत सी दुकानें हैं, ग्रॉसरी की दुकानें होती हैं। ठीक है, शॉप्स होते हैं छोटे छोटे जो सारे सामान, दूध भी बेचते हैं, साबुन, सर्फ, तेल, आटा, चावल, सब कुछ बेचते हैं वो। ठीक है, तो बच्चों फिनिश प्रोडक्ट को फैक्ट्री से पहले होलसेलर खरीदेगा, होलसेलर से रिटेलर खरीद लेगा। ठीक है, और रिटेलर खरीदने के बाद उसको रिटेलर सीधा कंज्यूमर को बेच देगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? अब एक बात और समझना, देखो बच्चों देख के तो बहुत आसान लग रहा है कि होलसेलर ने खरीदा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा और रिटेलर ने कंज्यूमर को बेच दिया। कितना आसान लग रहा है देख के, लेकिन रियल में इतना आसान नहीं होता। रियल में बच्चों बहुत ही प्रॉब्लम्स आती है इसके बीच में। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है मैं बताता हूँ एक एक करके। पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि फिनिश प्रोडक्ट फैक्ट्री में तैयार हुआ है, इसको फिनिश प्रोडक्ट को होलसेलर के पास कैसे पहुँचे। ऐसा तो है नहीं कि 500 बोरी अगर होलसेलर खरीद रहा है तो 500 बोरी होलसेलर अपने पीठ पे टांग कर लेकर जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। अगर होलसेलर ने फैक्ट्री से 500 बोरी चावल खरीदा है तो 500 बोरी चावल खरीदने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चाहिए, जैसे कोई ट्रक चाहिए इसको। ठीक है, और इसी तरीके से होलसेलर अपना माल अगर रिटेलर को बेचेगा तो रिटेलर तक भी किसी न किसी माध्यम से अपना सामान पहुंचाएगा, और फिर रिटेलर क्या करेगा, कस्टमर को डायरेक्ट बेच सकता है। ठीक है, तो बच्चों बीच में क्या होता है कि प्रोडक्शन कहीं और होता है। ठीक है, उसका कंजम्पशन कहीं और होता है, तो बीच में यहाँ से यहाँ पर सामान को पहुँचाने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लो चावल या दाल या गेहूं की खेती होती है हरियाणा में, मान लो हरियाणा में हो रही है। हरियाणा से अगर उसको दिल्ली लाया जाता है बच्चों, तो कैसे लाया जाएगा, किसी न किसी ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही लाया जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट के बाद बच्चों रिस्क भी होता है। मान लो माल आ रहा है, ट्रक से माल आ रहा है, तो जो माल आ रहा है रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, ट्रक का ड्राइवर मर जाए, उसमें कहीं लॉस हो जाए, हमारा अनाज ख़राब हो जाए। ठीक है, या हमने अपने अनाज को गोदाम में रखा है तो गोदाम में उसमें चूहे खा गए उसको, या फिर बारिश से ख़राब हो गया। ठीक है, या हमें बिजनेस में किसी भी तरह का लॉस हो सकता है। हमारे बिजनेस में बहुत तरह के खतरे होते हैं बच्चों। तो होता ये है कि उन खतरों से बचने के लिए इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। ठीक है, बीमा करवाना पड़ता है। इतना समझ में आ गया बच्चों? तो क्या होता है, इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग ख़राब हो सकती है, गोदाम में आग लग सकता है, गोदाम जल सकता है, अनाज को चूहे खा सकते हैं, कीड़े लग सकते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है हमारे ट्रक का। तो इसके लिए क्या होता है, इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी से अपने सामान का इंश्योरेंस करवाते हैं। यानी कि हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, साथ में हमें इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है। फिर बच्चों
आगे नेक्स्ट आता है फाइनेंस का। फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फाइनेंस मतलब पैसे की ज़रूरत इसलिए पड़ती है बच्चों, क्योंकि अब जैसे आज के टाइम पे क्या हो रहा है, बिज़नेस लगातार धीरे धीरे ग्रो होता जा रहा है। बिज़नेस लगातार ग्रो होता जा रहा है, बिज़नेस का साइज़ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब बिज़नेस का साइज़ इतना ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो आज के टाइम पे पैसों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब जैसे फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है, तो फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन कर रहा होगा उसको भी तो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता होगा, कच्चा माल उसको भी खरीदना पड़ता होगा, उसको भी लेबर को सैलरी देनी पड़ती होगी, उसको भी मशीन खरीदनी पड़ती होगी, उसको भी बिल्डिंग का किराया देना पड़ता होगा, मतलब फैक्ट्री का किराया देना पड़ता होगा, तो उसको भी पैसा चाहिए। ठीक है, फिर होल सेलर के पास इतने पैसे नहीं होते हमेशा, तो होल सेलर को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से रिटेलर को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों ये लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं। किससे लोन लेते हैं? बैंक से। तो बैंक वाले क्या करते हैं, इनको लोन देते हैं कि लो तुम प्रोडक्शन कर लो, इनको लोन देते हैं इससे परचेज करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से इनको भी लोन देते हैं कि इनसे खरीद सके। तो कहने का मतलब कि फाइनेंस यानी कि बैंकिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है गोडाउन की। गोडाउन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये भी समझ लो कि गोडाउन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हाँ, तो बच्चों गोडाउन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि प्रोडक्शन होता है किसी और टाइम पे, और प्रोडक्शन का टाइम कुछ और होता है और कंजम्पशन का टाइम कुछ और होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। जैसे चीनी की बात करते हैं, तो चीनी का प्रोडक्शन हमारे देश में पूरे साल नहीं होता। यानी कि जब खेत में गन्ना उगने का सीज़न होता है तो उस वक्त गन्ना उगता है, और गन्ने से उसी वक्त इतना ज़्यादा चीनी बनाकर स्टोर करके गोडाउन में रख दिया जाता है कि पूरे साल उसी चीनी से पूरे देश में सप्लाई होती रहती है। मतलब गन्ने की खेती 3-4 महीने 5 महीने हुई, गन्ना 3-4-5 महीने में जो भी उगा उससे गन्ने का रस निकाल के चीनी बनाई गई, और चीनी बनाने के बाद अब उस चीनी को गोदाम में इकट्ठा करके रख दिया गया। गोदाम में इकट्ठा करके रखने के बाद क्या हुआ, अब पूरे साल चीनी की पूर्ति उसी गोदाम में से करते रहेंगे, उसी गोदाम में से निकाल के पूरे देश में चीनी को बेचते रहेंगे। तो बच्चों गोदाम यानी कि गोडाउन की फैसिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। गोडाउन की ज़रूरत इसलिए भी होती है, अब जैसे फैक्ट्री है तो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, माल बना के बहुत सारा स्टॉक कर लेते हैं। अच्छा, स्टॉक क्यों कर लेते हैं? क्योंकि छोटे छोटे लेवल पर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर छोटे छोटे लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे तो लॉस होगा। एक बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मैंने कपड़े की फैक्ट्री खोली है और उस कपड़े की फैक्ट्री में सिर्फ 5 जीन्स की सिलाई करवाता हूँ, सिर्फ 5 जीन्स। तो बच्चों बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि कपड़े की फैक्ट्री है, वहाँ पे बिल्डिंग का किराया देना है, लेबर को सैलरी देनी है, बहुत से खर्चे होंगे, और सिर्फ वहाँ पे 5 जीन्स की सिलाई करवाता हूँ तो इसका मतलब फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन उसी फैक्ट्री के अंदर अगर 10,000 15,000 जीन्स की डेली सिलाई हो तो इसका मतलब बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होगा, तब फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए हर एक बिजनेसमैन क्या करता है, कोशिश करता है कि बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करने का। अब जब बड़े स्केल पे प्रोडक्शन हो जाता है तो इतना माल जाएगा कहाँ, तो सारे माल को गोदाम में रख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से होल सेलर भी क्या करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे क्वांटिटी को खरीद लेते हैं, माल को खरीदेंगे और बहुत बड़े लेवल पे क्वांटिटी खरीद के ये भी गोदाम में लेके रख देंगे। कुछ रिटेलर भी ऐसे ही होते हैं बच्चों। वैसे तो रिटेलर गोदाम कम ही रखते हैं, लेकिन कुछ रिटेलर ऐसे भी होते हैं कि वो क्या करते हैं, माल को खरीद के अपने पास वो भी गोदाम में थोड़ा सा रखते हैं। ठीक है, तो गोडाउन की फैसिलिटी भी चाहिए होती है, तो गोडाउन रेंट पे भी मिल जाते हैं। अब आगे बात आती है बच्चों कि जो भी प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ उसे कंज्यूमर को अवेयर कैसे करवाया जाए। इस बात को मैं और अच्छे से समझाता हूँ। देखो होता क्या है, मार्केट में जब कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसके बारे में कंज्यूमर को पता चलेगा, तभी तो कंज्यूमर उसकी डिमांड करेगा, तभी तो कंज्यूमर उसको खरीदेगा। जब कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा तो कंज्यूमर कैसे खरीदेगा। अब जैसे टीवी में मैगी का प्रचार देखते हो, ठीक है, तो मैगी का प्रचार कर करके कस्टमर की नज़र में मैगी की, यानी कस्टमर के दिमाग में मैगी की एक छाप छोड़ दी गई है। अब क्या है, कस्टमर दुकान पे जाके मैगी खरीदता है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्रचार करके एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कस्टमर को उसकी सूचना दी जाती है, जिससे कस्टमर की नॉलेज बढ़ती है और फिर कस्टमर दुकान में जाके उस चीज़ की डिमांड करता है। तो यानी कि फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ उसकी सूचना कस्टमर तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब हम आते हैं, अब देखो मैंने इतनी सारी एक्टिविटी तुम्हें समझा दी। अब बात यहाँ पर ये आती है कि बच्चों इसमें कॉमर्स क्या है और इसमें इंडस्ट्री क्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमर्स इंडस्ट्री दोनों मिक्स है। तो समझते हैं, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पर प्रोडक्शन हुआ यानी कि फिनिश गुड बनकर तैयार हुआ, यानी जिस फैक्ट्री में हुआ, ये तो था इंडस्ट्री। यानी कि जहाँ पर प्रोडक्शन हुआ ये था बच्चों इंडस्ट्री। बाकी होल इंडस्ट्री से होल सेल डीलर ने खरीदा, ये है कॉमर्स। रिटेलर ने खरीदा, कॉमर्स। रिटेलर से कंज्यूमर ने खरीदा, कॉमर्स। ठीक है, बीच में इन्होंने ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया, कॉमर्स।
इंश्योरेंस का इस्तेमाल किया, ये भी कॉमर्स। फाइनेंस लिया, ये भी कॉमर्स। गोडाउन की फैसिलिटी ली, ये भी कॉमर्स। एडवर्टाइजमेंट करवाया, ये भी कॉमर्स। तो बच्चों यानी कि सिंपल वर्ड्स में प्रोडक्शन होने के बाद जितनी भी एक्टिविटी होती है सारी एक्टिविटी कॉमर्स होती है। इतना समझ में आ गया? यानी कि गुड्स का प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन होने के बाद जितनी भी एक्टिविटी होती है सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है? कॉमर्स। ठीक है, तो यानी कि प्रोडक्शन जो है वो इंडस्ट्री के अंदर आता है और उसके बाद जितनी भी एक्टिविटी होगी सब के सब किस में आएगा? कॉमर्स के अंदर आएगा। तो बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लो।